हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेडियंट कोचिंग क्लासेस। मेरा नाम है शहबाज पठान और मैं यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स से सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। ठीक है, आज हमारा होने वाला है सेट थ्योरी पर लेक्चर नंबर 7। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कुछ फॉर्मूलेज, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस किए थे और उन्हीं फॉर्मूलेज को आज हम लोग क्या करने वाले, कंटिन्यू करने वाले। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने किस फॉर्मूले को डिस्कस किया था। ठीक है, ओवरलुक करने के लिए, एक बार रिकॉल करने के लिए उन फॉर्मूले जल्दी से आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहला फॉर्मूला था हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या था? एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, प्लस एन ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर हमें ये बात पता है कि ए एंड बी क्या है, डिसजॉइंट सेट है, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है? दो ऐसे सेट जिनका इंटरसेक्शन पार्ट क्या हो, एम्प्टी हो। दो ऐसे सेट जिनका इंटरसेक्शन पार्ट क्या हो, एम्प्टी हो। मतलब अगर मुझे किसी ने पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, फिर कितना हो जाएगा? 0। तो यानी कि ये पार्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। ठीक है, आप इसको सेकंड फॉर्मूला भी एज सेकंड फॉर्मूला भी ट्रीट कर सकते हो, बट ये ध्यान रखना कि मेन फॉर्मूला ये है। और जब आपको ये बात पता है कि जो दो सेट्स है वो कैसे हैं, डिसजॉइंट है, तब आप बोल सकते हो कि एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। ठीक है, फिर हम बोलते हैं कि थर्ड नंबर का फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली इन ए, ओनली इन ए, ये भी बोल सकते हैं। एन ऑफ ए माइनस बी को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ओनली इन ए। तो फॉर्मूला क्या होगा? एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, फोर्थ फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। बी माइनस ए का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली इन बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ बी माइनस ए का फॉर्मूला क्या होगा? एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और फिफ्थ हमने एक फॉर्मूला और डिस्कस किया था जो काफ़ी लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, याद है? एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, कैसे याद रखने के लिए बताया था? पहले तीनों को लिख लो, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, ये तीन लिख लेना। एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी लिख लो। फिर माइनस के साथ में दोनों की पेयरिंग ए और बी, तो ए इंटरसेक्शन बी, फिर माइनस एन ऑफ, फिर दोनों अगले दो बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, फिर माइनस ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और लास्ट में प्लस कर देना किसको? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। ठीक, बात समझ में आ गई? एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और फिर प्लस में आएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इतना हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, और कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज हम लोग इसी फॉर्मूले की जो लिस्ट है इसको आगे बढ़ाने वाले। ओके, ठीक है, अब आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे डिस्कशन करते हैं। और ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं इसको ध्यान से देखो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली टू सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली टू सेट्स का क्या मतलब होता है वो समझो। जैसे मान लो हमारे पास एक सेट ए दिया है, एक सेट ए दिया है और ये सेकंड सेट बी गिवन है, और एक मान लो थर्ड सेट सी गिवन है। कुछ इस तरीके की कंडीशन है कि ये तीनों सेट क्या हो रहे हैं, आपस में ओवरलैप हो रहे हैं। ठीक है, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। तो शायद आप पहले ये समझो कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कंप्लीट ए रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इसमें इस रीजन में आने वाले सारे एलिमेंट्स ए में बिलोंग करेंगे, इस रीजन में आने वाले सारे एलिमेंट्स बी में बिलोंग करेंगे,
और इस रीजन में आने वाले सारे एलिमेंट सी में बिलोंग करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये जो रीजन है, मैं जिसको डार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये रीजन क्या है, कॉमन रीजन है। ठीक है ना, ये जो रीजन है इसको थोड़ा सा और डार्क बना लेता हूँ। ठीक है, ये रीजन आप क्या बोल सकते हैं कि इसमें तीनों आने वाले हैं, ए इंटरसेक्शन बी आने वाला है। देखो ये क्या है, कंप्लीटली ए इंटरसेक्शन बी का रीजन है। देखो ए इंटरसेक्शन बी दिखाई दिया, देखो ये ए है और ये क्या है, बी है, तो ये रीजन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का रीजन बोल सकते हैं। अच्छा, ये जो रीजन है ये कंप्लीटली किसका है, ए इंटरसेक्शन सी का रीजन है, ए इंटरसेक्शन सी का रीजन है। और ये क्या है, ये रीजन है बी इंटरसेक्शन सी का रीजन है। पहले ये समझो, देखो ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो ये जो रीजन होता है, ये रीजन हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी रीजन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी रीजन बोलते हैं। ओके, तो मैं आपको अब ये पूछने जा रहा हूँ कि इनमें से वो रीजन सोचो जहाँ पे सिर्फ एग्जैक्टली 2 ही सेट के एलिमेंट हो, सिर्फ 2 सेट के एलिमेंट हो, एग्जैक्टली 2 सेट। तो पहले तो शुरुआत करते हैं अंदर वाले से। ये जो रीजन है, ये रीजन, इसमें देखो तीनों है, इसमें कौन है, तीनों है, ए सेट भी है, बी सेट भी है और सी सेट भी है। तो ये जो रीजन है, ये रीजन बीच वाला रीजन, ये क्या है, तीनों एलिमेंट लाई कर रहे हैं, इस रीजन के अंदर तीनों एलिमेंट लाई कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं आपको ये पूछूं, ये रीजन, सिर्फ ये इतना रीजन, इस रीजन के अंदर सिर्फ 2 ही सेट लाई कर रहे हैं। देखो इस रीजन के अंदर सिर्फ 2 ही सेट लाई कर रहे हैं, कौन सा, ए सेट और बी सेट। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग वही इंटरेस्टेड हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली 2 सेट्स। हमें ये पता करना है कि एग्जैक्टली 2 सेट में, एग्जैक्टली 2 सेट मतलब वो रीजन जहां पे सिर्फ 2 सेट हो, तो ये एक रीजन है। ठीक है, उसके बाद आप इस वाले पे ध्यान दो, ये सिर्फ इतना। ठीक है, तो ये वो रीजन है जहां पे एग्जैक्टली 2 ही सेट है, ये वो रीजन है जहां पे एग्जैक्टली 2 ही सेट है। कौन से 2 सेट हैं, देखो ए के एलिमेंट लाई करेंगे इसमें और सी के एलिमेंट लाई करेंगे, तो ये भी वो रीजन है जहां पे एग्जैक्टली 2 ही एलिमेंट है। अच्छा, अब इस पे बात करते हैं, ये भी वो रीजन है जहां पे एग्जैक्टली 2 ही सेट के एलिमेंट लाई करेंगे, एग्जैक्टली 2 सेट के एलिमेंट लाई करेंगे इस रीजन के अंदर। कौन से, सेट सी के भी एलिमेंट लाई करेंगे और सेट बी के भी एलिमेंट लाई करेंगे। बात क्लियर हो रही है? फिर से एक बार, बीच वाले में तीनों सेट के एलिमेंट लाई करेंगे, तो आप बोल सकते हो कि ये वो रीजन है जहां पे एग्जैक्टली 3 सेट के रीजन क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। बोल सकते हैं ऐसा, तीनों सेट के रीजन लाई कर रहे हैं। ये जो मैंने मार्क किए हुए हैं, ये वो रीजन है जहां पे एग्जैक्टली 2 ही सेट के रीजन लाई कर रहे हैं। देखो इस वाले रीजन में, सिर्फ इतने वाले रीजन में 2 ही सेट लाई कर रहे हैं, एक सेट ए और एक सेट बी। तीसरा सेट यहाँ पे आया है क्या, नहीं आया है। इस वाले रीजन पे ध्यान दो, ये इस पे भी एग्जैक्टली 2 ही सेट के एलिमेंट लाई कर रहे हैं, सेट सी और सेट ए। ये रीजन भी एग्जैक्टली 2 ही लाई कर रहे हैं, सेट बी और सेट सी। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ ये वाले रीजन की, इतना, तो यहाँ पे सिर्फ एग्जैक्टली 1 सेट के ही एलिमेंट लाई कर रही है इतने रीजन में। इतने रीजन में एग्जैक्टली एक ही सेट के एलिमेंट लाई कर रहे हैं, विच इज सेट ए। ठीक है, अच्छा इस पे भी ध्यान दो इधर। ठीक है, इस वाले रीजन में भी एग्जैक्टली 1 सेट के ही एलिमेंट लाई कर रहे हैं, विच इज सेट बी। और ये जो रीजन है, इस वाले रीजन में भी एग्जैक्टली 1 सेट के एलिमेंट ही लाई कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो मेरे ख्याल से आपको इस डायग्राम के अंदर अब समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। थोड़ा फास्टली बता दो, बीच वाला तीनों सेट के रीजन लाई कर रहे हैं, ये 2 सेट के ही रीजन एग्जैक्टली वो भी, ठीक है ना, एग्जैक्टली 2 सेट के रीजन लाई कर रहे हैं, और ये एग्जैक्टली 1 सेट के रीजन लाई कर रहे हैं। हम लोग कौन सा फॉर्मूला बनाने में इंटरेस्टेड है, हम लोग बनाने में इंटरेस्टेड नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली 2 सेट्स। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि इस वाले एलिमेंट में
ये पता करना है। अब ये कैसे पता करेंगे? मैं इसको बोल देता हूँ, इसको क्या बोलूँ, इसको फर्स्ट रीज़न ऐसा डिनोट कर देता हूँ। ये फर्स्ट रीज़न है जहाँ पे एग्जैक्टली दो सेट लाई कर रहे हैं, फर्स्ट रीज़न। तो इसको कैसे फाइंड आउट करते, देखो इस कंप्लीट इसमें से ये कौन सा रीज़न है, अब ध्यान से देखना, ये कौन सा रीज़न है, ये कौन सा रीज़न है, कॉमन रीज़न है। किसका कॉमन? ए का और बी का कॉमन रीज़न है ये पूरा। तो मैं क्या करता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, इस पूरे इसमें से ये बीच वाला क्या कर देता हूँ, इतना ये माइनस कर देता हूँ। और ये बीच वाला रीज़न सबको पता ही होगा, ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब देखो समझो बात को, मैं उसको आपको बना के बता रहा हूँ। ये जो रीज़न है, ये रीज़न क्या शो कर रहा है, ये रीज़न शो कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी। ये रीज़न क्या शो कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। और ये जो बीच वाला रीज़न ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और ये रीज़न क्या शो कर रहा है, ये रीज़न शो कर रहा है एग्जैक्टली सिर्फ इतना। ये कंप्लीट रीज़न क्या शो कर रहा है कि ये ए और बी में कॉमन है। देखो आप देख भी सकते हो, ये जो रीज़न है ये ए में और बी में क्या है, कॉमन है। ठीक है, यानी ए इंटरसेक्शन बी का रीज़न है। ये जो बीच वाला है, मतलब ये इतना रीज़न, ये तीनों में है। देखो ये रीज़न ए में भी है, यही रीज़न बी में भी है, और यही रीज़न सी में भी है। तो ये रीज़न कौन सा हो गया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और ये जो बीच वाला है ये एग्जैक्टली टू सेट का ही है, एग्जैक्टली टू सेट, ये इतना। और वो दो सेट कौन सा है, दो सेट है ए और बी के। ठीक है, तो मैं उसको मान लो ए से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो अब मुझे ये रीज़न फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूँगा, कंप्लीट इसमें से, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में से माइनस कर देंगे इतना रीज़न। और ये कौन सा रीज़न है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो मुझे ये रीज़न मिल जाएगा, मेरा फर्स्ट रीज़न मिल जाएगा। अच्छा, अब ये सेकेंड रीज़न कैसे निकालते हैं, ये सेकेंड रीज़न कैसे फाइंड आउट करें? तो इसको मैं चलो सेकेंड रीज़न बोल देता हूँ। तो अब क्या करें, ये कौन सा रीज़न हो गया, ये ए इंटरसेक्शन सी का रीज़न। देखो ए में और सी में क्या है, कॉमन है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी, इस पूरे इसमें से ये वाला रीज़न क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये कौन सा रीज़न है, अगेन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का रीज़न है। ठीक है, अब बात करते हैं ये तीसरे वाले रीज़न पे, इसको थर्ड नाम देता है। तो इसमें कितने एलिमेंट लाई करेंगे, अगर ये पता करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन थर्ड रीज़न, इसमें कितने रीज़न लाई करेंगे। तो ये कंप्लीट क्या रहेगा, ये कौन सा रीज़न लाई बता रहा है आपको, ये रीज़न है बी में और सी में कॉमन, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी। ये रीज़न क्या है, बी इंटरसेक्शन सी का रीज़न है, उसमें से ये वाला माइनस कर देंगे। तो माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन रीज़न 1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन रीज़न 2 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन रीज़न 3। तो ये किसके बराबर में आ जाएगा, देखो ये किसके बराबर में आएगा, इसमें कोई ना कोई चीज़ डबल रिपीट हो रही है क्या, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी। और ये देखो ये 3 टाइम्स ऐड हो रही है ना, क्योंकि सेम है। नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये 3 टाइम्स ऐड होगी तो क्या देगा, माइनस 3 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट रीजन। फर्स्ट रीजन का मतलब एग्जैक्टली इन 2 रीजन, ये भी क्या एग्जैक्टली इन 2 रीजन, ये भी क्या एग्जैक्टली इन 2 रीजन। तो अब मैं ये बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स lies in exactly 2 sets। ठीक है, 2 सेट्स में। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, n ऑफ a इंटरसेक्शन b प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन c प्लस n ऑफ b इंटरसेक्शन c। उसमें से माइनस कर देना है 3 टाइम्स, लेकिन ठीक है 3 टाइम्स n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। बात क्लियर होगी। तो हमें ये फॉर्मूला को याद रखना होता है, और ये फॉर्मूला हमारा फॉर्मूला नंबर 6। ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है, जब आपको बोला जाए कि एग्जैक्टली 2 सेट में लाई करने वाले एलिमेंट बताओ, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, एग्जैक्टली 2 सेट। ओके, ठीक है। ओके बच्चों, आई होप कि आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 सेट्स का फॉर्मूला क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मैं आपको प्रूफ भी बता रहा हूँ, वो प्रूफ ही है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट इस पे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली 1 सेट
इन एग्जैक्टली वन सेट। अब एग्जैक्टली वन सेट का तो आपको शायद अभी रीजन क्लियर हो गया होगा कि किस रीजन की बात कर रहे हैं करके हम लोग। जैसे ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है। फिर से एक बार, ये बीच वाला रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें तीनों सेट है, बीच वाला रीजन तीनों सेट है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें सिर्फ दो है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये इतने रीजन के, इसमें एग्जैक्टली दो ही सेट है इस वाले रीजन में, और वो है ए और बी। इस वाले रीजन में इसमें भी एग्जैक्टली दो ही सेट है, ठीक है, और वो है ए और सी। और इस वाले रीजन में भी एग्जैक्टली दो ही सेट है इस रीजन में भी, और वो है सेट सी और सेट बी। और ये जो रीजन बच रहा है ये आपके पास, ठीक है ना, ये जो रीजन बच रहा है ये रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें सिर्फ एक ही सेट के एलिमेंट है। देखो इसमें कोई और कोई सेट दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, ठीक है, इस रीजन में सिर्फ एक ही सेट के एलिमेंट है विच इज सेट ए। और वैसे यहाँ पे भी देख लो, ठीक है, इस वाले रीजन में भी ये रीजन भी क्या बता रहा है कि इसमें भी सिर्फ एक ही सेट के एलिमेंट है, एग्जैक्टली एक ही सेट के एलिमेंट लाई कर रहे हैं यहाँ पे भी, और वो कौन से, सेट बी के। अच्छा, इसमें देख लो ध्यान से अब ये रीजन को, ठीक है, इस सेट को देख लो, और इस सेट के अंदर भी एग्जैक्टली एक ही सेट के एलिमेंट लाई कर रहे हैं विच इज सेट सी। तो अब हम लोग ये पता करना चाहते हैं कि एग्जैक्टली वन सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसको कैसे फाइंड आउट करें, कैसे फाइंड आउट करें। तो मैं पहले ये देख लेता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन रीजन वन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन रीजन वन, ठीक है, इस रीजन में। तो क्या करें, देखो ध्यान से देखना, ये कंप्लीट क्या है, एन ऑफ ए, ये कंप्लीट क्या है, एन ऑफ ए है। अब इसमें से आप थोड़ा सोचना, इसमें से मैं पहले एन ऑफ ए में से, ये कंप्लीट क्या है, एन ऑफ ए का मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, इसमें से पहले ये रीजन माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। और ये कौन सा रीजन है, इसको ध्यान से देखो, ये कौन सा रीजन है, ए और बी में कॉमन रीजन है, तो उसको माइनस किया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस किया, ठीक है। यानी कंप्लीट ए में से मैंने पहले ये रीजन हटा दिया, ठीक है। और अब मैं इस रीजन को हटा रहा हूँ, ये कौन सा रीजन है, ये रीजन कौन सा है, ये रीजन है ए और सी का कॉमन, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी। लेकिन जब आपने इसको हटाया, देखो पहले पूरे इसमें से आपने ये एक बार हटाया और ये एक बार हटाया, लेकिन ये जो बीच वाला है ये तो दो बार हट गया ना। देखो ये कंप्लीट ए में से पहले आपने इसको हटाया, ठीक है, तो इसको जब हटाया तो ये बीच वाला भी हटा, और फिर बाद में इसको हटाया तो ये बीच वाला भी हटा, नहीं बीच वाला कितने बार हटा, दो बार हटा। तो अपने को एक बार क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। हमें सिर्फ ये पता करना है कि इस वाले रीजन में कितने एलिमेंट लाई कर रहे हैं। तो मैंने कंप्लीट ए में से पहले इसको हटाया, मतलब इस वाले रीजन को हटाया और फिर इसको हटाया। लेकिन जब मैं ये कर रहा था प्रोसेस इसको हटाने की और इसको हटाने की, तो बीच वाला रीजन ये दो बार हट गया, मुझे तो एक ही बार हटाना चाहिए था, मैंने इसलिए एक बार क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये हमें फॉर्मूला देगा, ये क्या देगा, ये हमें देगा नंबर ऑफ एलिमेंट लाइज इन एग्जैक्टली वन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट लाइज इन एग्जैक्टली वन सेट विच इज सेट ए, ठीक है। अब मैं इसमें आता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट लाइज इन एग्जैक्टली वन सेट विच इज सेट बी। तो यहाँ पे भी देखो मैं क्या करूँगा, कंप्लीट बी में से, इस कंप्लीट बी में से, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, इस कंप्लीट बी में से पहले इसको हटा लेता हूँ। अच्छा ये कौन सा रीज़न है, ये रीज़न कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी का रीज़न है, ए इंटरसेक्शन बी का रीज़न है, ठीक है। तो ये हट गया, अब ये हटा लेता हूँ, ठीक है। तो ये कौन सा रीज़न है, ये रीज़न है बी और सी का इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी
जब आपने पहले इसको हटाया तो ये एक बार हट गया, और जब आप इसको हटाया तो ये एक बार हट गया, मतलब बीच वाला रीजन 2 बार हटा, तो एक बार फिर बैलेंस करना पड़ेगा, तो ऐड करना होगा नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें क्या दे देगा, ये दे देगा हमें कि इस सेट के अंदर एग्जैक्टली कितने एलिमेंट्स हैं, यानी एग्जैक्टली एलिमेंट्स इन सेट ओनली इन बी, ऐसा बोल सकते हैं आप। नंबर ऑफ एलिमेंट लाइज ओनली इन बी, इस रीजन को ओनली बी का रीजन बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं तीसरा, नंबर ऑफ एलिमेंट लाइज इन ओनली इन सी, सिर्फ सी के अंदर। ठीक है, या एग्जैक्टली इन सी ऐसा भी बोल सकते हैं, एग्जैक्टली इन वन सेट भी ऐसा बोल सकते हो। तो इसको मैं थर्ड रीजन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इसको कैसे करेंगे, ये कंप्लीट सी है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी, उसमें से पहले इसको एक बार माइनस कर लेता हूँ, और ये कौन सा रीजन है, ये ए और सी का इंटरसेक्शन वाला रीजन है, ए इंटरसेक्शन सी, फिर ये हट गया, अब इसको हटाते हैं, ये कौन सा रीजन है, ये बी और सी का इंटरसेक्शन वाला रीजन है, ये भी हट गया, बी इंटरसेक्शन सी। अब आप समझ गए होंगे कि जो बीच वाला रीजन है 2 बार हट गया, तो एक बार ऐड करना होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, हमें फॉर्मूला क्या तैयार करना है, एग्जैक्टली वन सेट, मतलब सेट ये रीजन 1 रीजन 2 और रीजन 3 में, यानी रीजन 1 में कितने एलिमेंट्स होंगे प्लस रीजन 2 में कितने एलिमेंट्स होंगे प्लस रीजन 3 में कितने एलिमेंट्स होंगे, हमें ये पता करना है। तो यही तो रीजन है ना कि जिसमें एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट, एक ही सेट के एलिमेंट लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो तीनों को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। तो जब तीनों को ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पे ये तीनों भी ऐड हो जाएंगे, तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, ये ऐड हो गए। उसका नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी और नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, ये 2 बार ऐड हो जाएंगे, तो -2 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। फिर उसके बाद ये देखो ए इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी, ये भी 2 बार ऐड हो गया, तो नंबर ऑफ 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। और उसके बाद ये भी देख लो, ये भी 2 बार ऐड हो जाएंगे, तो -2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। और ये जो तीसरा वाला है ये 3 टाइम्स ऐड हो जाएगा, 3 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली इन वन सेट। ठीक है, ये रहेगा हमारे पास फॉर्मूला। ठीक है, तो याद कैसे रखेंगे, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, फिर -2 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, -2 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, -2 टाइम्स एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, प्लस 3 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको कौन से एलिमेंट देगा, एग्जैक्टली वन सेट में आने वाले एलिमेंट्स, एग्जैक्टली वन सेट में आने वाले एलिमेंट्स। इसके प्रीवियस वाला फॉर्मूला आपको कौन से एलिमेंट देगा, एग्जैक्टली 2 सेट्स में आने वाले एलिमेंट। ठीक है, बात क्लियर होगी, ऑल राइट। चलो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि आपने जो अभी फॉर्मूले डिस्कस किया उसको और अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्वेश्चन को रीड करने के साथ साथ इसका डाटा भी हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या कहा है, इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट, एक क्लास है जिसमें 55 स्टूडेंट है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग डिफरेंट सब्जेक्ट इज 23 इन मैथमेटिक्स, 24 इन फिजिक्स, 19 इन केमिस्ट्री। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं 3 सेट बना लेता हूँ। जैसे मान लो एक सेट ए है, ये एक सेट चलो ए नहीं एम लेते हैं। एम मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैथमेटिक्स, और ये रिप्रेजेंट करेगा फिजिक्स, और ये एक सेट बना लेते हैं और ये रिप्रेजेंट कर रहा है केमिस्ट्री। ओके, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला गया कि 23 स्टूडेंट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लिए, मतलब एक स्कूल के अंदर 55 स्टूडेंट है या एक 55 स्टूडेंट का ग्रुप है जिसमें से 23 स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स लिया है, 24 स्टूडेंट ने फिजिक्स लिया है और 19 स्टूडेंट ने केमिस्ट्री लिया है। ठीक है, 12 इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो 12 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों सब्जेक्ट लिए हैं। 9 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री दोनों लिए हैं, और 7 ऐसे जिसने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लिए,
फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और 4 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट लिए इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो हमें क्या पूछा गया, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट। तो हमें ये पता करना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिसने एग्जैक्टली एक ही सब्जेक्ट लिया है। तो पहले तो आप मुझे इस वेन डायग्राम से थोड़ा सा रीज़न बताने की कोशिश करो कि ये जो बीच वाला रीज़न है, ये जो बीच वाला रीज़न है, ये रीज़न क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे कि अभी तो आपको वेन डायग्राम में आप अच्छे खासे ट्रेन हो गए होगे। ये बीच वाला रीज़न क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो इसमें मैथमेटिक्स भी आ रहे हैं, फिजिक्स का भी रीज़न आ रहा है और केमिस्ट्री का भी रीज़न आ रहा है। तो ये रीज़न क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें वो स्टूडेंट है जिनके तीनों सब्जेक्ट है, मैथ्स भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है। और ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, 4 स्टूडेंट हैं। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, 4, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। अच्छा, अब ये बताओ कि ये रीज़न क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जिसको मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, ये रीज़न क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वो रीज़न है जिसमें मैथ्स और फिजिक्स के दोनों आने वाले हैं, मैथ्स और फिजिक्स। और मैथ्स और फिजिक्स कैसे कितने हैं, 12 इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। अब इस टोटल रीज़न के अंदर 12 है, जिसमें से हमने 4 ऑलरेडी लिखा है, तो यहाँ पे 8 होंगे। बात समझ में आ गई, यहाँ पे क्या होंगे, 8 होंगे। अच्छा, ये रीज़न क्या है, ये वाला रीज़न, ये रीज़न है जिसमें मैथ्स एंड फिजिक्स के स्टूडेंट आने वाले, सॉरी ये रीज़न जिसमें मैथ्स एंड केमिस्ट्री के आने वाले। तो मैथ्स एंड केमिस्ट्री वाले कितने हैं, 9 है, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री वाले 9 हैं। तो इस रीज़न के अंदर 9 स्टूडेंट आएंगे, जिसमें से 4 ऑलरेडी हमने लिखा है, तो यहाँ पे 5 होंगे। ठीक है, अच्छा ये रीज़न क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला रीज़न, ये रीज़न रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें कंप्लीट वो स्टूडेंट लाई करेंगे जिनका फिजिक्स भी है और केमिस्ट्री भी है। देखो ये रीज़न किसका कॉमन रीज़न है, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का कॉमन पार्ट हो गया ये वाला। ठीक है ना, कंप्लीट। तो इस रीज़न के अंदर वो स्टूडेंट लाई करेंगे जिनका फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी है। ऐसे कितने हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले 7 स्टूडेंट हैं। ठीक है, जिसमें से 4 तो हमने यहाँ लिख लेते, ये क्या हो गया 3। तो अब देखो इस डायग्राम से अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता ना कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट लिए हुए हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जैक्टली 2, तो ये रीज़न देखो, ये रीज़न क्या बता रहा है, ये वाला रीज़न क्या बता रहा है कि यहाँ पे वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जैक्टली 2 ही सब्जेक्ट लिए, और 2 कौन से, मैथ्स एंड फिजिक्स। ये रीज़न क्या बता रहा है कि इस रीज़न के अंदर ये इतने हैं, इस रीज़न के अंदर वो स्टूडेंट है जिनके एग्जैक्टली 2 ही सब्जेक्ट है। कौन से 2 सब्जेक्ट है, मैथ्स एंड केमिस्ट्री। ये रीज़न क्या बता रहा है, ये रीज़न आपको बता रहा है कि इसमें वो स्टूडेंट है जिनके एग्जैक्टली 2 ही सब्जेक्ट हैं, और कौन से 2 हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, तो अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता ना, टेकन एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट, तब आपका आंसर क्या था, 8 + 5 + 3। तब आपका आंसर क्या था, 8 + 5 + 3। बात समझ में आ गई, यानी कितना था, 8 × 5 = 12 और 3 15। ठीक है, तो 15 आंसर होता। बट हमारा क्वेश्चन क्या है, एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट। तो अब आप ये सोचो कि ये रीज़न क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला रीज़न, ये रीज़न क्या रिप्रेजेंट कर, वो स्टूडेंट जिनका सिर्फ मैथमेटिक्स है। ये रीज़न क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो स्टूडेंट जिनका सिर्फ मैथमेटिक्स है। ये रीज़न क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रीज़न रिप्रेजेंट कर रहा है जिनका सिर्फ फिजिक्स है। और ये रीज़न क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला रीज़न जिनका सिर्फ केमिस्ट्री है। चलो देखते हैं, तो कंप्लीट मैथमेटिक्स लेने वाले कितने स्टूडेंट हैं, कंप्लीट मैथमेटिक्स लेने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 23 है। 23 है, इस पूरे मैथमेटिक्स में 23 है। तो 23 तो पूरे मैथमेटिक्स में, जिसमें से हमने ऑलरेडी ये लिख चुके हैं, ये कितने हो गए, 8 और 4 12, 12 + 5 17। यानी 23 में से कितने हट जाएंगे, 17 हट जाएंगे, तो कितने बचेंगे, 6। बात नहीं समझे, नहीं समझ में आ गया। देखो टोटल मैथमेटिक्स लेने वाले कितने स्टूडेंट हैं, टोटल मैथमेटिक्स लेने वाले 23 है। उसमें से ये क्या हो जाएंगे, माइनस, क्योंकि मुझे इस रीजन में देखना है कि इस रीजन में यानी सिर्फ मैथमेटिक्स लेने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो मैं टोटल में से इनकी एडिशन करके हटा दूंगा। इनकी एडिशन कितनी हो रही है, 8 + 4 12 + 5 17। 23 में से 17 माइनस हो गया तो 6। तो ये 6 क्या बता रहा है, 6 कौन से स्टूडेंट है जिनका सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स है, जिनका सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होगा, यानी ओनली 1 सब्जेक्ट हो गया। अब ये रीज़न क्या बता रहा है कि जिनका सिर्फ
फिजिक्स है, तो टोटल फिजिक्स लेने वाले कितने स्टूडेंट हैं? टोटल फिजिक्स लेने वाले 24 स्टूडेंट हैं। उनमें से ये क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 24 में से ये 8 + 4 12 + 3 15, तो 24 में से 15 माइनस कर दो, 24 में से 15 माइनस कर दो तो कितना आएगा? 9। तो 9 वो स्टूडेंट है जिनका सिर्फ फिजिक्स है, 9 वो स्टूडेंट है जिनका सिर्फ फिजिक्स है, ठीक है। अब टोटल केमिस्ट्री सब्जेक्ट लेने वाले कितने स्टूडेंट हैं? केमिस्ट्री सब्जेक्ट लेने वाले स्टूडेंट है 19, ठीक है। ये टोटल केमिस्ट्री में 19 स्टूडेंट हैं, जिसमें से ये हट जाएंगे, ये कितना आ जाएगा? 4 + 5 9 + 3 12, तो टोटल 19 में से 12 हट गया, टोटल 19 में से 12 स्टूडेंट हट गए, ठीक है। कितने बचे? 7। और समझ में आ गया? तो सिर्फ मैथमेटिक्स लेने वाले कितने स्टूडेंट हैं? सिर्फ मैथमेटिक्स लेने वाले 6, सिर्फ फिजिक्स लेने वाले 9, सिर्फ केमिस्ट्री लेने वाले 7। यानी ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने सिर्फ एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट लिया है, एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट। तो क्या 6 ऑप्शन में है? हाँ 6 ऑप्शन में है। क्या 9 ऑप्शन में है? 9 भी ऑप्शन में है। क्या 7 ऑप्शन में? 7 भी ऑप्शन में। यानी ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। हमारा फाइनल आंसर क्या आना चाहिए? डी, ठीक है। फाइनल आंसर में क्या बोला? ऑल ऑफ दिस, मतलब ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी आंसर करेक्ट है और ये भी आंसर करेक्ट है। देखो ऐसे केस में आपने यही ऑप्शन को पिकअप करना है, ये या फिर ये ऑप्शन नहीं पिकअप करना है, क्योंकि अगर आप मान लो ये ऑप्शन पिकअप करते हो मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि ये 2 ऑप्शन गलत है, ठीक है ना, यही मतलब हो गया। इस ऑप्शन पे राइट कर दिया मतलब बाकी का ऑप्शन आप ये सोच रहे हो कि ये गलत है। अगर आपने इस पे राइट किया तो मतलब ये और ये गलत हो गए, या फिर इस पे राइट किया तो फिर ये और ये गलत हो गए, बट एक्चुअल में तीनों आंसर करेक्ट है। तो आपका फाइनल आंसर क्या होना चाहिए? आपका फाइनल आंसर होना चाहिए डी, ठीक है। तो देखो वेन डायग्राम से सेम क्वेश्चन कितने जल्दी सॉल्व हो गया। वेन डायग्राम से हमने क्वेश्चन को कितने आसानी से सॉल्व कर लिया। सिर्फ आपको इस डाटा को इस वेन डायग्राम में फिलअप करते आना चाहिए, और उसके लिए वेन डायग्राम का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि ये रीज़न क्या बता रहा है, ये रीज़न क्या है, ये तो रीज़न के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो जिस किसी को भी अभी भी लगता है कि आप इसमें थोड़ा वीक हो, तो जो वेन डायग्राम का हमने टॉपिक पढ़ा था उसको एक बार फिर से रिकॉल करो, ठीक है। पिछले तीनों लेक्चर को और अच्छे से देखो, उसमें हमने वेन डायग्राम का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। खास करके हमारा लास्ट सेकेंड मतलब लेक्चर नंबर 5 जिसमें हमने वर्कशीट डिस्कस किया और उसमें मैंने मैक्सिमम प्रॉब्लम ना वेन डायग्राम से रिलेटेड डाला है, ठीक है। ओके, सो फॉर्मूला नंबर 8 और फॉर्मूला नंबर 9 डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला नंबर 8 डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें और एक बार रिकॉल कर देता हूँ जो हमने एक लास्ट क्लास में डिस्कस है, या लास्ट सेकेंड क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये किसके इक्वल में होता है? ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। आपको याद है मैंने आपको ये रूल समझाया था कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, या फिर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ये याद आ रहा है आप लोगों को? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको याद कैसे रखने के लिए बताया था, याद है कि दोनों को कॉम्प्लीमेंट लगेगा, यूनियन है तो इंटरसेक्शन होगा, दोनों को कॉम्प्लीमेंट लगेगा, यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो अगर मुझे अब किसी ने बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मैं बताऊं, तो मुझे पहले ये देखना है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। ये बात क्लियर हो गई? देखो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये किसके बराबर में होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर में हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर में हो जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई? ओके, आगे देखो, मान लो आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है और ये सेट ए है, तो ये जो बाहर का पार्ट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस बाहर के रीजन को हम लोग कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। बाहर के रीजन को क्या बोलते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मुझे मान लो किसी ने पूछा कि ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे,
ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ये बाहर के रीजन में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो मैं बोलूँगा कि टोटल इसमें कितने हैं, टोटल इसमें मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे बीच वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। बात समझ में आ रही है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक है ना, क्योंकि बाहर के रीजन में कितने एलिमेंट्स है ये बताना है, तो टोटल मतलब यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे? जितने भी एलिमेंट सेट ए में होंगे। ठीक है, अब मुझे ये पता करना है कि फिर ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट में कितने होंगे। तो जैसे कि ए कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट है ये पता करना है, तो एन ऑफ यू में से माइनस करते हैं एन ऑफ ए। अच्छा, अगर मुझे बोलते हैं कि फिर बी कॉम्प्लीमेंट में, बी कॉम्प्लीमेंट के लिए फॉर्मूला बनता एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ बी। बात समझ में आ रही है? अगर सी कॉम्प्लीमेंट तो एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ सी। ठीक है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में, तो फिर मैं बोलूँगा कि एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो इधर ए कॉम्प्लीमेंट है तो इधर सिर्फ ए है, इधर बी कॉम्प्लीमेंट है तो इधर सिर्फ बी है, इधर सी कॉम्प्लीमेंट है तो इधर सिर्फ सी है। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है तो इधर क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले तो ये समझो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब देखो, अगर आप इसको वेन डायग्राम के थ्रू भी समझने की कोशिश करोगे तो आसान है समझना। जैसे मान लो एक यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए दिया है और ये सेट बी दिया है। अच्छा, बीच वाला रीजन कौन सा होता है? बीच वाला रीजन होता है ए इंटरसेक्शन बी का। बीच वाला रीजन कौन सा होता है? बीच वाला रीजन होता है ए इंटरसेक्शन बी का। तो बीच वाले को छोड़ के बाकी का बाहर का जो है, बीच वाला अगर मैं छोड़ दूं तो बाहर का जो रीजन होगा, ये रीजन कौन सा हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है ना, बीच वाला अगर रीजन ए इंटरसेक्शन बी का है तो बाहर का क्या रहेगा, यानी बीच वाले को छोड़ के बाकी पूरा क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो फिर अगर मुझे किसी ने पूछा कि बताओ फिर ये शेडेड रीजन मतलब ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट वाले में कितने एलिमेंट्स आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट में, तो मैं बोलूँगा कि ठीक है पूरे इसमें मतलब यूनिवर्सल सेट में से मैं ये बीच वाला रीजन क्या कर देता हूँ? माइनस कर देता हूँ, यानी ए इंटरसेक्शन बी का। तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला तैयार हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बट याद रखना तो बहुत सिंपल है, जैसे ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट है तो एन ऑफ यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो फिर मेरे ख्याल से अब आप ये सेकेंड वाला आसानी से बता सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये किसके बराबर में आएगा? गेस कर सकते हो किसके बराबर में आएगा? एन ऑफ यू में से माइनस कर देंगे एन ऑफ ए यूनियन बी। बात क्लियर हो गई? तो काफ़ी सिंपल है, अपने को ये फॉर्मूला ध्यान रखना है अभी, ये हमें आगे जाके इसको यूज़ भी करना है। अच्छा, इसको देखो हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट है मतलब नॉट इन ए, नॉट इन ए, यूनियन का मतलब होता है और नॉट इन बी। देखो मतलब अगर ये तो होगा सेट थ्योरी की लैंग्वेज में, लेकिन हमें अगर मान लो वर्ड प्रॉब्लम दे और वहाँ हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करो जो ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है। ए में नहीं है मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, और का मतलब यूनियन, बी में नहीं है मतलब बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो लिखा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को अगर हम लोग वर्डिंग के लैंग्वेज में देखें तो ये क्या लिखा है? नॉट इन ए और नॉट इन बी, ए में भी नहीं है या फिर बी में भी नहीं है। तो फिर ये क्या हो जाएगा? नॉट इन ए, नॉट इन ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए में नहीं है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, नॉट इन बी, नॉट इन बी। बात समझ में आ रही है? देखो
नॉट इन ए मतलब ए में नहीं है यानी ए कॉम्प्लीमेंट, एंड इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है एंड, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी में भी नहीं है। तो ये जो सेट थ्योरी लिखी है, सेट के लैंग्वेज में जो लिखा है उसका अगर हम वर्डिंग लैंग्वेज में देखें तो क्या होता है, नॉट इन ए एंड नॉट इन बी। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके चलो ओके स्टूडेंट, अभी जो हमने फॉर्मूले डिस्कस किए उसी के बेस पे एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ क्या बोला, एन ऑफ यू मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट 20 है, एन ऑफ ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 12 है, एन ऑफ बी 9 है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 4 है। आपको बोला कि वे यू इज यूनिवर्सल सेट, आपको पूछा गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलो ये देखते हैं ये कौन सा रीजन होगा। ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। तो ये बोलो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट मतलब कौन सा रीजन, तो ये बाहर का रीजन, क्योंकि ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये पूरा जब मैं मिला दूंगा तो वो क्या होगा, ए यूनियन बी होगा। तो बाहर का क्या हो जाएगा, बाहर का हो जाएगा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसका फॉर्मूला अगर हमें बनाना है तो मैं बोल दूंगा कि पूरे इसमें से मतलब यूनिवर्सल सेट में से बीच वाले माइनस कर दो, बीच वाले मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ठीक है, अब देखो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है क्या, यूनिवर्सल सेट तो है, लेकिन मेरे पास ए यूनियन बी है क्या, ए यूनियन बी नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, ए यूनियन बी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें ए यूनियन बी का फॉर्मूला पता है। ए यूनियन बी का फॉर्मूला एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये पता है, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ यू अब तो पता ही है ना, एन ऑफ यू कितना है, एन ऑफ यू 20 माइनस एन ऑफ ए है 12 प्लस एन ऑफ बी है 9 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया 20 माइनस, अच्छा 9 माइनस 4 5, 12 प्लस 5 17, तो ये कितना आ गया 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट में कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। है क्या करेक्ट आंसर, डी। ठीक है, तो बस आपके जो ये लास्ट के 2 लेक्चर है ना, मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट का लेक्चर है मतलब लेक्चर नंबर 6 और आज का लेक्चर नंबर 7 जिसमें हमने नंबर ऑफ फॉर्मूले डिस्कस किए, उसके डेरिवेशन देखा, ये 2 वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है तो फिर से प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर को और एक बार देखो अच्छे से। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं कि अब हमारा ऑफिशियली पूरा सेट थ्योरी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, मतलब जो इसका थियोरेटिकल पार्ट है सारा का सारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हमारे पास आज है थर्सडे। ठीक है, आज है थर्सडे, तो एक वीडियो लेक्चर मैं और बनाऊंगा इस पर, मतलब नेक्स्ट डे के लिए, और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या इस चैप्टर पे कोई प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर वो पूछे गए हैं तो वो करेंगे, हालांकि डायरेक्टली इस सेट थ्योरी पे कोई क्वेश्चन नहीं देते हैं। मतलब मैंने पिछले 5-6 साल के जब क्वेश्चन पेपर देखे तो मुझे डायरेक्टली इस चैप्टर पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हुए नहीं देखा गया मैंने, मतलब इसका कॉम्बिनेशन करते हैं बाकी और चैप्टर्स के साथ में। ठीक है, तो देखते हैं कि इस पर कोई डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछा गया है क्या। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अगर प्रीवियस ईयर में पूछे गए तो, नहीं तो फिर कुछ नए क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। ठीक है, जिसको हम और अच्छे से समझेंगे, आपका ये नॉलेज और उसमें बढ़ेगा ताकि आपको और इन फॉर्मूले को यूज़ करते आना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप होते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल पार्ट्स इसी बेसिस पे, इस आज जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे, ताकि आपका ये जो पार्ट है और अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलो। ठीक है, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उन लोगों को पता चले कि रेडियंट में मैथमेटिक्स के टीचर कैसे हैं। ठीक है, किस तरीके का उनको न्यूमेरिकल्स किस तरीके से पढ़ाया जाता है, मैथमेटिक्स क्वालिटी एजुकेशन क्या है। ठीक है, देखो मैं नॉर्मली क्या होता है, जो JEE के बच्चे होते हैं उनको मैं कभी ये नहीं कहता कि JEE आसान है करके। ठीक है ना, बिल्कुल नहीं।
मैंने बहुत सारे टीचर्स को ऐसा बोलते हुए सुना है कि JEE बहुत आसान है। ठीक है, मैं कभी आपको बोलूँगा नहीं JEE आसान है, अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो, ठीक है, अगर आप में डेडिकेशन लेवल है तो आपके लिए JEE आसान है। ठीक है, तो मैं बोल दूँगा कि JEE आसान है और आप सोचोगे अरे आसान ही है तो आप मेहनत नहीं कर रहे, तो फिर बाद में पता चला अरे JEE तो बहुत डिफिकल्ट हो गया। ठीक है ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो बच्चे पूरे ईमानदारी के साथ वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, होमवर्क सॉल्व कर रहे हैं, वर्कशीट सॉल्व कर रहे हैं, उनको लास्ट में पता चलेगा कि JEE बहुत ही आसान था। ठीक है, बट जो बच्चे सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, मतलब सीरियस नहीं, अभी भी सीरियस नहीं है, उनको धीरे धीरे पता चलेगा कि JEE बहुत टफ हो रहा है उनके लिए। ठीक है, तो आप बिल्कुल ऐसा हवा में, जिसको बोलते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना कि सर मुझे तो 10th में 90 आए हैं, ठीक है ना, तो मेरे लिए तो JEE बहुत आसान है। नहीं, मैंने 95 वाले बच्चों को भी ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में JEE को मिस करते हुए देखा है, और 70 वाले बच्चों को भी हार्डवर्क के वजह से क्रैक करते हुए भी देखा है। ठीक है, तो बस आप अपनी मेहनत शुरू रखो, जम के पढ़ाई करो। ठीक है, कोई भी डाउट्स है तो आप डाउट्स मेरे साथ शेयर करो, मैं बहुत आपको हमेशा रेडी रहूँगा आपकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो आज यहीं पे स्टॉप होते हैं। ओके।